अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो जो कि आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं और इनका आंसर आपको 10 शब्दों में देना होता है। तो इसमें पूछा गया कि यूरोपीय संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था। तो यूरोपीय संघ यूरोप के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के लिहाज से एक दूसरे के करीब लाना यूरोपीय संघ का उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था यूरोप में शांति स्थापना करना, यानी कि यूरोप में शांति स्थापना करना और यूरोप के देशों को सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से एक दूसरे के करीब लाना यूरोपीय संघ का उद्देश्य था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना किसके द्वारा हुई थी, तो maastricht संधि के द्वारा हुई थी। फिर आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य स्तर को क्या बनाना है? बेहतर बनाना है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और इसी प्रकार आपको लिखने हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। तो सिर्फ आप इतना लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलते हैं। फिर आता है कि वैश्वीकरण के कारण भारत में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में आए परिवर्तनों में से किन्हीं 2 का उदाहरण दीजिए। तो आधुनिक भारतीय खाने में सोया और मशरूम का इस्तेमाल बढ़ा और आलू की जगह पनीर का इस्तेमाल होने लगा था। यानी कि इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में जो है खाद्य पदार्थ काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए उसमें ये उदाहरण दिया गया है कि आलू की जगह पनीर का इस्तेमाल होने लगा। तो यानी कि आधुनिक खाने में सोया और मशरूम का इस्तेमाल बढ़ गया था, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है भारत और चीन के मध्य विवाद के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए या उनको लिखिए। तो भारत और चीन के मध्य विवाद के निम्नलिखित कारण हैं, जिनमें एक आता है सीमा विवाद, दूसरा आता है तिब्बत की समस्या, तीसरा आता है चीन का बार बार पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देना। तो ये सभी जो है भारत और चीन के बीच विवाद के कारण बने हुए हैं। तो आप इसी प्रकार लिखने हैं। आपसे इसमें सिर्फ 2 कारण पूछे हैं तो आपको 2 ही लिखने हैं, जरूरी नहीं कि आपको सारे लिखने हैं, क्योंकि 2 पूछे हैं तो आपको सिर्फ 2 नंबर ही मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। फिर आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखिए। तो सिर्फ आपको 2 के ही लिखने हैं, लेकिन हम आपको सारे अंगों के नाम बता रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, जिनमें आता है सुरक्षा परिषद, महासभा या आम सभा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, न्यासिता परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो आपको सिर्फ 2 लिखने थे, तो आप लिख सकते हैं सुरक्षा परिषद और महासभा। बस आप ये 2 लिखिए, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना लिखेंगे एग्जामिनर तो भी आपको सिर्फ 2 ही नंबर देगा, इसीलिए सिर्फ आपको 2 ही बताने हैं। लेकिन हम आपको ये 6 इसलिए बता रहे हैं ताकि आप किसी को 1 को या 2 को या 3 को भूल जाते हैं तो आप जो है उसमें लिख सकें। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है कि 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला था राज्यों में भाषाई अंतर के आधार पर सीमा रेखा बनाने में संघर्ष, दूसरा था आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद भारत सरकार को यह आयोग नियुक्त करना पड़ा था। यानी कि राज्यों में भाषाई अंतर के आधार पर सीमा रेखा बनाने में संघर्ष था, और दूसरा था आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद भारत सरकार को यह आयोग नियुक्त करना पड़ा। फिर आता है 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने क्या की थी, राष्ट्र का यानी कि आपातकाल की घोषणा की थी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। किसकी सलाह पर की थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर फखरुद्दीन अली अहमद ने, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। तो इंदिरा गांधी की सलाह पर इन्होंने क्या किया था, 1975 में क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है कि गोवा को स्वतंत्रता कब मिली। तो गोवा को 19 दिसंबर 1961 को आजादी मिली थी। इस दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में यानी गोवा में मनाया जाता है, यानी कि 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है 1975 में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या थी। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए
किया था। तो लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं, जिनमें राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति इसमें शामिल हैं। तो यही थी संपूर्ण क्रांति, जो कि 1975 में इसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था? 1975 में। फिर आता है मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है। तो मणिपुर के मुख्य समस्या जातीय संघर्ष है, जिनमें मणिपुर में मैतेई, कुकी और नगा जैसी 3 समुदाय के लोग रहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मणिपुर की मुख्य समस्या जातीय संघर्ष है। बस आप इतना लिखिए, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं हमारे 5 नंबर वाले प्रश्न, जिन्हें हम कहते हैं लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। आप जानते हैं कि आपको जो नागरिक शास्त्र है या पॉलिटिकल साइंस है, तो इसमें से आपको लगभग 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर आपसे पूछे जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, फिर आपसे पूछे जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न द्वितीय, जिनमें आपको 6 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको लगभग 250 से 300 शब्दों में लिखने होते हैं। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर में, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में, लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट आपको से 5 नंबर में, और लघुत्तरीय प्रश्न द्वितीय आपसे 6 नंबर में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अब आता है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, कि पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ होता है उसी को पर्यावरण कहते हैं, और जहां पर हम सांस लेते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उसी को पर्यावरण कहते हैं। लेकिन पर्यावरण की जो चिंता है वो वैश्विक राजनीति में आवश्यक क्यों है। आप जानते हैं कि आज के टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग जो है काफी ज्यादा चल रही है, जिसे हम कहते हैं ऊष्मायन, ताप वृद्धि। तो ये जो है काफी ज्यादा चल रही है, तो जिसके कारण जो है क्या हो रहा है, ओजोन परत नष्ट हो रही है, और सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं वो जो है धरती पर डायरेक्ट पड़ती हैं। यदि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसकी स्किन को खराब भी कर सकती हैं। तो ये एक घातक चीज है। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता इसलिए जरूरी है क्योंकि हर जीव, यानी कि हर जीव को जीवन यापन के लिए वायु, जल, ऊर्जा और खनिज लवणों जैसी चीजों की जरूरत होती है। तकनीकी सभ्यता की समृद्धि के लिए इंसान इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए इसकी वजह से दुनिया भर में फैली औद्योगिक दुर्नीति से इंसानों के अस्तित्व और पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है। इसीलिए वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्या है, आवश्यक है। आप जानते हैं कि पर्यावरण में रहने वाले लोगों को वायु की, जल की, ऊर्जा की और खनिज लवणों की आवश्यकता पड़ती है। और आप जानते हैं कि लोग जो है अपना जो जो सभी देश हैं वो जो है आप जानते हैं कि जैसे कि इंटरनेट रहा, 5G टेक्नोलॉजी रहा, या फिर हथियार रहे, तो इनका ये जो है बना रहे हैं, और इनसे जो है आप जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण होता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो भी जो है क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषण करता है। तो ये सब इसीलिए पर्यावरण की चिंता जो है वैश्विक राजनीति में आवश्यक होती है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां सिद्धांत पर्यावरण से जुड़ा है। इसका मतलब है कि पर्यावरण की रक्षा में विकसित और विकासशील देशों की जिम्मेदारी बराबर नहीं हो सकती। पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। हालांकि सभी देशों की भूमिका अलग अलग होगी और उन्हें अपनी भूमिका को निभाना होगा। तो आप जानते हैं कि जो देश विकसित हो चुके हैं और जो देश अभी धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, तो भारत भी एक विकासशील देश है। तो जो देश विकसित हो चुके हैं तो उनको जो है पर्यावरण की जो समस्या है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही विकास कर चुके हैं। लेकिन जो विकासशील देश है, यानी कि जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन पर जो है ज्यादा प्रभाव नहीं डालना चाहिए। तो यही इसमें आप जानते हैं ये बताया गया है। फिर आता है कि वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो वैश्वीकरण का मतलब है देशों के बीच व्यापार के लिए भौगोलिक बाधाओं को खोलना। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके जरिए दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। यानी कि
जो वैश्वीकरण होता है ये जो है एक ऐसी जगह है या ऐसा मंच है जिसमें विश्व के सारे देश मिलकर एक साथ अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं, प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रदान करते हैं, आपस में मिलजुल कर व्यापार करते हैं, और ये जो है सभी देशों को एक साथ मिलकर रहना भी सिखाता है। तो वैश्वीकरण से व्यवसायों को एक बड़ा बाजार मिलता है, यानी कि वैश्वीकरण के द्वारा जो सभी देश हैं उनके व्यवसायों को एक बड़ा बाजार मिलता है। वैश्वीकरण से देशों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है और जिससे तकनीकी कौशल का विकास भी होता है, यानी कि तकनीकी कौशल का विकास यानी कि साइंस में भी तरक्की होती है। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति एक आवश्यकता है, क्यों? इसे स्पष्ट कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है। क्या होती है? गठबंधन सरकार जो है संसदीय सरकार की एक कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, यानी कि इसमें जो कई सारे राजनीतिक दल मिलकर क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, यानी कि आपस में मिलकर जो है सरकार बनाते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। इस व्यवस्था का आम कारण यह दिया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि आप जानते हैं जब चुनाव होता है, जैसे कि मान लीजिए इस बार 2024 के क्या हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें आप जानते हैं कि जो बीजेपी पार्टी थी उसने जो है लगभग 38 पार्टियों का उसमें क्या था, उन्होंने गठबंधन कर रखा था। वहीं जो कांग्रेस थी उनका लगभग 25 पार्टियों का गठबंधन था। तो जो बीजेपी थी वो कितनी सीटें लेके आई थी? 240 सीटें लेकर आ पाई थी। तो 240 पर तो उनकी सरकार बन नहीं सकती थी। आप जानते हैं कि लोकसभा की जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 543 हैं। पहले 545 हुआ करती थी, लेकिन जो एंग्लो इंडियन था उनको हटा दिया गया। तो 543 में से जो पार्टी होती है वो यदि 272 क्या 272 सीटें प्राप्त कर लेती है तो उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन जब बीजेपी 240 ही सीट ले पाई तो उसकी सरकार नहीं बन सकती थी। फिर आप जानते हैं एक हैं बिहार के नीतीश कुमार, तो उनकी पार्टी को क्या मिली थी? कुछ सीटें मिली थी नीतीश कुमार जी की को, तो उन्होंने क्या किया? उनसे गठबंधन किया, तब जाके उनकी सरकार बनी थी। यानी कि 38 पार्टियों के सहयोग करके इनकी सरकार बनी, और कांग्रेस ने जो है 25 पार्टियों का सहयोग था, यानी कि इन्होंने गठबंधन कर रखा था, तो इनको जो है इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली, तो इनकी 540 सीटें, फिर नीतीश कुमार की सीटें और भी 5-7 सीटें मिलाकर इनकी कितनी सीटें बन गई? 272 सीटें बन गई, तब जाके इनकी सरकार बनी थी। तो इसी को कहते हैं गठबंधन सरकार, यानी कि जो राजनीतिक दल आपस में सहयोग करके कोई दल बनाते हैं उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। और ये जो है संसदीय सरकार की एक कैबिनेट होती है। तो एक गठबंधन सरकार राष्ट्रीय संकट के समय भी बनाई जाती है, यानी कि जो गठबंधन सरकार होती है वो राष्ट्रीय संकट के समय भी बनाई जाती है। उदाहरण के लिए युद्ध या आर्थिक संकट के दौरान जो सरकार को उच्च स्तर की राजनीतिक औचित्यपूर्णता या सामूहिक पहचान दे सकती है, इसी को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए थे, यानी कि जब 1975 में भारत में आपातकाल लगा तो उसकी घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए। तो इसने ना केवल भारतीय राजनीति पर 30 वर्षों से चला आ रहा कांग्रेस का अधिकार ही समाप्त हो गया, अब तो केंद्र में गैर कांग्रेस शक्तियों का विजय एक नए युग की शुरुआत कर दी थी। यानी कि आप जानते हैं जब 1975 में क्या लगा दिया गया? आपातकाल लगा दिया गया था, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि चला था 1977 तक। कब तक चला था? 1977 तक, यानी कि लगभग 21 महीने चला था। 1975 से लेकर 1977 तक 21 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, और ये जो 21 महीने चला था यानी कि 1977 तक। और 1977 में ही जब चुनाव हुए तो आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी हार गई थी, और इंदिरा गांधी की जगह भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई, यानी कि पहले मोरारजी देसाई यानी कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे।
फिर आता है जनता पार्टी की जीत के बाद, यानी कि जो मोरारजी देसाई थे वो जो जनता पार्टी के क्या थे, नेता थे। जनता पार्टी की सरकार ने बहुमत खो दिया और जनता पार्टी का विभाजन हो गया था, यानी कि बाद में जो जनता पार्टी थी उसका बहुमत खो गया और उसका जो है विभाजन भी हो गया था और भाजपा का निर्माण हुआ। तो जो जनता पार्टी थी, यानी कि जनता पार्टी से है क्या बना था, भाजपा का निर्माण हुआ था जिसे हम कहते हैं बीजेपी, और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। कब हुई थी बीजेपी की स्थापना? 1980 में। अब आता है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी। यानी कि आप जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में चलाया गया था शीत युद्ध के दौरान। तो जो शीत युद्ध के दौरान जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो उन्होंने क्या किया कि हम जो है ना तो यूएसएसआर के साथ जाएंगे और ना ही हम सोवियत संघ के साथ जाएंगे, बल्कि हम इनसे अलग ही रहेंगे। यानी कि गुट निरपेक्षता का मतलब है कि विभिन्न शक्ति गुटों से दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। भारत की गुट निरपेक्ष नीति का मकसद था कि भारत किसी गुट में शामिल ना होकर विश्व में अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना करे। भारत ने शीत युद्ध के दौरान बने नाटो, जो कि अमेरिका का संगठन था, सीटो ये भी अमेरिका का था, और बारसा जो कि रूस का था, तो समझौता का विरोध किया था। यानी कि उन्होंने जो है ना तो नाटो में शामिल हुए, ना सीटो में, ना बारसा में, और इसका उन्होंने जो है विरोध भी किया। भारत ने उपनिवेशवाद विरोधी प्रक्रिया का कट्टर समर्थन किया था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद और रंग भेद का भी कड़ा विरोध किया था। तो ये थी भारत की गुट निरपेक्षता की नीति। तो ये प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो आपके ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही समाप्त होते हैं। आगे हम आपको जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड जो पूछे जाते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। फिलहाल आपकी ये वीडियो यही समाप्त होती है और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।